सेव मोर विद द राइट इंश्योरेंस प्लान। एक सही इंश्योरेंस प्लान या कहें कि आपकी ज़रूरत के हिसाब से बेस्ट इंश्योरेंस प्लान कैसे लिया जाए। अभी मैं आपको जो बातें बताने जा रहा हूँ, अगर इन बातों को आपने ध्यान में रखा तो ये 100% तय है कि आप अपने लिए एटलीस्ट बेस्ट प्लान सेलेक्ट कर सकते हैं। मार्केट में आप इंश्योरेंस प्लान देखने जाएंगे तो इतने सारे इंश्योरेंस प्लान हैं कि इंसान पहली बार में उसका कंफ्यूज होना 100% तय है। और इतने बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि उसको देख करके ही इंसान घबरा जाता है। तो इंसान क्या करता है, या तो अपने किसी रिलेटिव या किसी फ्रेंड की मदद लेता है जो कि शायद इंश्योरेंस प्लान बेच रहे हों, जिस इंश्योरेंस प्लान में उनको कुछ ना कुछ कमीशन मिल रहा हो, ऐसा इंश्योरेंस प्लान वो अपने फ्रेंड से ख़रीद लेता है या किसी रिलेटिव से ख़रीद लेता है। बट क्या वो इंश्योरेंस प्लान आपकी ज़रूरतें पूरी करता है? जब आप क्लेम लेने चलते हो तब क्या क्लेम लेते वक्त वो समय पर आपको क्लेम देता है, या जितना क्लेम आप एक्सपेक्ट करते हैं उतना क्लेम क्या आपको मिलता है? तो मोस्ट केसेस में जवाब आता है नहीं। आज मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ कि जिनको अगर आपने ध्यान में रखा तो ये 100% तय है कि आप एटलीस्ट अपने लिए बेस्ट प्लान ले सकते हैं। सेव मोर विद द राइट इंश्योरेंस प्लान, स्मार्ट चॉइसेस टुडे कैन सेव योर लैक्स टुमारो। ठीक है, शुरुआत कर। सबसे पहले बाय अर्ली। देखिए, जैसे जैसे आपकी एज होती जाएगी, इंश्योरेंस कंपनीज को भी मालूम है कि ये एक ह्यूमन नेचर है, स्वाभाविक मतलब हमारा जो हेल्थ है, हमारी एज के साथ धीरे धीरे हेल्थ हमारी कमज़ोर होती जाएगी, डिग्रेड होती जाएगी। तो वैसे ही आपको इंश्योरेंस प्लान की नीड भी ज़्यादा पड़ेगी, और चूंकि आपको नीड ज़्यादा पड़ेगी वहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी अपना प्रीमियम बढ़ाएगी, क्योंकि उसको भी पता है कि उसका भी रिस्क बढ़ता जाता है। जैसे ही आपकी एज बढ़ेगी आपके हेल्थ इंश्योरेंस प्लान का प्रीमियम भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को उसमें रिस्क ज़्यादा होता है। एक 30 साल के अडल्ट के बीमार पड़ने की संभावना काफ़ी कम होती है, बट एक 60 ईयर के ओल्ड या एल्डरली की बीमार पड़ने की संभावना ज़्यादा होती है। इसीलिए 60 साल के व्यक्ति का प्रीमियम ज़्यादा होगा और 30 साल के व्यक्ति का प्रीमियम कम होगा। तो आप भी हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आप जितनी अर्ली एज में इंश्योरेंस लेना सीख जाएंगे, एक तो आपको प्रीमियम कम देना पड़ेगा, एक तो आपका प्रीमियम कम आएगा, दूसरा आपके जो मेडिकल टेस्ट होंगे वो भी कम होंगे, क्योंकि 60 की एज तक पहुंचते पहुंचते लोगों के कई सारे मेडिकल टेस्ट होने लगते हैं। बीपी तो नहीं है, शुगर तो नहीं है, और सारी चीज़ें तो नहीं है, तो वो मेडिकल टेस्ट भी आपके कम होंगे। और दूसरी चीज़, वेटिंग पीरियड भी कम होता है। जैसे ही आप मान लीजिए कोई 60 साल का व्यक्ति है तो उसके लिए एक वेटिंग पीरियड इंश्योरेंस कंपनी डिसाइड करेगी, क्योंकि वो उसका हेल्थ चेकअप कराएगी, सारी चीज़ें करेगी अगर फर्स्ट टाइम वो इंश्योरेंस लेगा। बट अगर एक 30 ईयर का आदमी है तो उसका वेटिंग पीरियड भी कम होता है, क्योंकि उनको भी पता है कि बीमार होने के उसके चांसेस कम है। तो इसका जो मेन जो सबसे पहला पॉइंट है, बाय अर्ली। आप जल्दी इंश्योरेंस खरीदिए ताकि आपका प्रीमियम कम से कम हो। मिनिमम प्रीमियम आपको देना पड़े, मिनिमम प्रीमियम आपको प्रीमियम मिनिमम देना पड़े, इसलिए आप इंश्योरेंस अर्ली एज में खरीदें। ठीक है। दूसरी चीज़, चूज एडिक्वेट कवर।
अब एडिक्वेट कवर चूज़ होने की क्या बात हो रही है? देखिए, अगर आप किसी छोटे शहर में रहते हैं तो शायद आपका 5 से 6 लाख में काम चल जाए, बट ये भी बहुत मुश्किल है। 5 से 6 लाख में किसी का काम नहीं चलता है। एटलीस्ट आज की डेट में गिरी से गिरी हालत में आपका जो इंश्योरेंस का कवर होना चाहिए कम से कम 10 लाख का होना चाहिए। इससे कम पे काम नहीं चलता है ना। तो मिनिमम इंश्योरेंस कवर कम से कम 10 लाख का होना चाहिए। और जो बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ पर तो आपका प्रीमियम 25 के आसपास होना चाहिए। इससे कम पे आपका काम नहीं चलेगा। तो आप जब भी एक कोई इंश्योरेंस सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये देख लीजिए कि वो आपको प्रीमियम कितना दे रहे हैं। अब आपको प्रीमियम ही अगर 5 से 6 लाख देंगे और आप किसी महंगी सिटी में हैं जहाँ पर हॉस्पिटलाइज एक बार कोई छोटा सा भी काम होता है उसमें ही आपके 10 से 15 लाख रुपए लग जाते हैं, तो ये 5 से 6 लाख रुपए वाली पॉलिसी आपके लिए बेकार है, किसी काम की नहीं है। ठीक है, तो एक तो कवर देख लीजिए। ठीक है, और दूसरी चीज़, आप एक चीज़ और डिसाइड कर सकते हैं कि मान लीजिए अब आपकी फैमिली में 4 लोग हैं, है ना। आपकी फैमिली में 4 लोग हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक के लिए अलग अलग प्लान लें। एक सिंपल सा फैमिली फ्लोटर प्लान भी आता है। एक सिंपल सा फैमिली फ्लोटर प्लान भी आता है। अब उसमें आप क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए 4 लोग हैं। अब ऐसा तो बहुत ही मुश्किल है कि चारों लोग एक साथ बीमार पड़ जाएं, है ना। इसकी संभावना बहुत ही कम है ना। तो फैमिली फ्लोटर प्लान क्या होता है कि आप चारों लोगों का सम इंश्योर्ड करके, मान लीजिए कोई आपने एक पॉलिसी ली जिसका टोटल सम है 25 लाख रुपए, तो आपके चारों लोगों का सम इंश्योर्ड 25 लाख रुपए हो जाएगा। तो यानी मान लीजिए कोई एक फॉर एग्जांपल बीमार पड़ता है तो उसके अस्पताल में 10 लाख रुपए का चार्ज आता है जो कि आपके इंश्योरेंस से चला जाता है। फिर मान लो फॉर एग्जांपल कि कोई दूसरा भी उसी साल कोइंसिडेंट होता है कि वो भी बीमार पड़ जाता है, उसके इलाज में 5 लाख का खर्चा आ जाता है। तो दोनों का मिला करके 10 और 5 मिला करके टोटल आपका 15 लाख रुपए का खर्चा हो गया। ठीक है, और आपने जो कवर लिया था वो 25 लाख रुपए का लिया था, तो अभी भी आपके पास 10 लाख रुपए का कवर बचा हुआ है ना। तो ये एक फैमिली फ्लोटर प्लान होता है, मतलब तीनों चारों लोगों का मिला करके एक उन्होंने 25 लाख रुपए का आपको कवरेज दे दिया, है ना। तो ये फैमिली फ्लोटर प्लान होता है। ये खासकर अर्ली एज के लिए बहुत बहुत सही प्लान होता है। ये सही बोलने का मेरा मेन उद्देश्य ये है क्योंकि इसका जो प्रीमियम होता है वो बहुत कम होता है फैमिली फ्लोटर प्लान का, इसलिए आप इसको ले सकते हैं खासकर अगर आपकी एज कम है। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़, एक चीज़ आती है सुपर टॉपअप प्लान। अब सुपर टॉपअप प्लान क्या होता है? देखिए, सुपर टॉपअप प्लान एक आप कह सकते हैं कि मान लीजिए आप ये 25 लाख रुपए का सम नहीं लेना चाहते हैं। ये 25 लाख रुपए का प्रीमियम लेने में आपके पैसे, इसका प्रीमियम ज़्यादा आ रहा है, आप नहीं ले सकते हो 25 लाख रुपए का। आप केवल 10 लाख रुपए का प्लान ले सकते हो, इतना ही आप अफोर्ड कर सकते हो। चलो ठीक है भाई, आप 10 लाख रुपए का प्लान ले लो, है ना। बट उसमें आप टॉपअप देख लीजिए, सुपर टॉपअप क्या होता है कि मान लीजिए कोई हॉस्पिटलाइज हुआ, उसके पूरे खर्चा 10 लाख रुपए का आ गया। ठीक है, अब क्या होगा? अब पूरी पॉलिसी एग्जॉस्ट हो गई क्या? नहीं। अगर आपने सुपर टॉपअप प्लान लिया होगा तो कंपनी क्या करेगी कि ये 10 लाख रुपए जैसे ही आपके ख़त्म हो जाएंगे, है ना, वो उसको फिर से टॉपअप कर देगी और 10 लाख रुपए ख़त्म होने के बाद फिर से आपको 10 लाख रुपए का एक सम इंश्योर्ड दे देगी। ये होता है सुपर टॉपअप प्लान। ठीक है, तो ये भी ध्यान दीजिए जब भी आप पॉलिसी लीजिएगा कि क्या वो कंपनी उस प्लान को टॉपअप करेगी। मान लीजिए कुछ हुआ और आपका पूरा 10 लाख रुपए जो भी आपका सम इंश्योर्ड था ख़त्म हो गया, तो क्या पॉलिसी एग्जॉस्ट हो गई? नहीं।
अगर आपने सुपर टॉपअप प्लान लिया होगा तो कंपनी उसको दोबारा से टॉपअप कर देगी और फिर से आपको 10 लाख रुपए आपके खड़े हो जाएंगे। और भगवान न करे अगर कोई दिक्कत आती साल भर के अंदर तो आप वो 10 लाख रुपए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तीसरी चीज़, नो क्लेम बोनस। अब मान लीजिए आप स्वस्थ रहते हैं, साल भर तक आपको हॉस्पिटल जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना ही पड़े किसी को ज़रूरत हॉस्पिटल जाने की, आपको भी नहीं पड़ी हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत, तो फिर क्या होगा? क्या आपको नो क्लेम बोनस ऐसी स्थिति में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और मिलेगा तो क्या मिलेगा, कितना नो क्लेम बोनस मिलेगा, इस चीज़ की जानकारी आपको होनी चाहिए, है ना। तो नो क्लेम बोनस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि नो क्लेम बोनस हमें कितना मिल रहा है, क्या है नो क्लेम बोनस, इसकी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। ठीक। फिर आगे चलते हैं। अवॉइड कॉस्टली रिस्ट्रिक्शंस लाइक को पेमेंट। अब को पेमेंट क्या होता है? को पेमेंट क्या होता है कि मान लीजिए कभी भी हॉस्पिटल का बिल आता है, सपोज 10 लाख रुपए आपके हॉस्पिटल का बिल आया, है ना। अब वहाँ पर कंपनी ने एक रिस्ट्रिक्शन रख दी कि भाई जो भी बिल आएगा उसका 20% आपको पे करना पड़ेगा और 80% हम पे कर देंगे। यानी कि 2 लाख रुपए आप पे करेंगे और 8 लाख रुपए कंपनी पे करेगी, है ना। तो यहाँ पर 2 लाख रुपए तो आपके बर्बाद हो गए, 2 लाख रुपए तो आपके चले गए। तो ये चीज़ आपको देखना है, कहीं उस पर कोई को पेमेंट क्लॉज तो नहीं है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़, रूम के रेंट की लिमिट क्या है? आजकल हॉस्पिटल में भी जो रूम के रेंट है किसी 5 स्टार कमरे से कम के नहीं है ना। एक दिन का 5,000 रुपये, 8,000 रुपये, 10,000 रुपये ऐसे रूम का रेंट आता है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब मान लीजिए आपकी पॉलिसी में है कि भाई हम तो पर डे का 3,000 से ऊपर तो देंगे नहीं, और आप रूम में रह रहे हैं जो कि 5,000 रुपये दिन का रूम है, तो 2,000 रुपये तो आपकी जेब से जा रहे हैं। तो ये भी आपको ध्यान देना है, रूम रेंट की कोई लिमिट तो नहीं है, किसी प्रकार की कोई सब लिमिट तो नहीं है। अब सब लिमिट क्या है कि भाई सारी बीमारियां उसमें कवर हैं, बट किसी एक विशेष प्रकार का कोई ऑपरेशन है, XYZ कोई ऑपरेशन है, उसका उन्होंने क्लॉज रख दिया कि भाई ये इस तरीके के ऑपरेशन में या इस तरीके की बीमारी में आपका वैसे तो 10 लाख रुपए आपका सम इंश्योर्ड है, बट इस तरीके की अगर कोई बीमारी होती है तो हम आपको 50,000 रुपये से ऊपर नहीं देंगे। उसके ऊपर का जितना खर्चा आएगा, मान लीजिए 1.5 लाख रुपए बिल आया तो 1 लाख रुपए आप अपनी जेब से देंगे, है ना। तो ये भी आपको देख लेना है, किसी पर्टिकुलर बीमारी या किसी चीज़ के लिए कोई सब लिमिट तो नहीं है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। अब कंपेयर बेनिफिट हॉस्पिटल नेटवर्क, है ना। इस चीज़ का आपको खास ध्यान देना है कि भाई आपके घर के पास जो अस्पताल है, जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो जाहिर सी बात है आप वहीं जाओगे। हर आदमी घर के पास के अस्पताल सबसे पहले जाता है। तो आपको देखना है भाई कौन से अस्पताल में इनका नेटवर्क है, और आपके शहर के जो अच्छे अस्पताल हैं या जो अच्छे अस्पताल इंडिया के हैं, क्या वो उस पॉलिसी में कवर हैं कि नहीं है। अब मान लीजिए ठीक है, आपने पॉलिसी तो आपने कम प्रीमियम में ले ली, 50 लाख रुपए का आपका सम हो गया, बट वहाँ पे अस्पताल ही कायदे के नहीं है। जिस अस्पताल में आप जाना चाह रहे हैं उस अस्पताल में वो पॉलिसी आपकी काम ही नहीं कर रही है, तो ये 50 लाख रुपए का सम देने का फ़ायदा क्या हुआ। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि हॉस्पिटल कौन कौन से अप्रूव्ड हैं, हॉस्पिटल नेटवर्क कौन कौन से आपके जो कंपनी है जिससे आप पॉलिसी ले रहे हैं उस पर वो एडेड है। ठीक है। अगली चीज़ आपको देखनी है लाइफ टाइम रिन्यूबिलिटी, मतलब कि आपने फॉर एग्जांपल 40 साल की एज में इंश्योरेंस खरीदा, है ना। अब आप उस इंश्योरेंस को बड़ी शिद्दत के साथ चला रहे हैं, नो क्लेम बोनस ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, है ना। बट कंपनी कह रही है कि 55 साल की एज के बाद ये पॉलिसी रिन्यू ही नहीं होगी। फिर वहाँ पर
इधर उधर भागेंगे, किसी और में स्विच करेंगे। तो आपको ये भी देखना है कि जो पॉलिसी आप ले रहे हैं ये कब तक रिन्यू होती रहेगी, वरना फिर से आपको दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी, फिर से आपको दूसरी पॉलिसी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक, उसके बाद क्लेम सेटलमेंट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि क्लेम वगैरह तो आपने सब कुछ ले लिया है ना, सारी चीज़ें, मतलब आपने क्लेम सेटलमेंट, आपको हायर मिल गया 50 लाख रुपए का, सारी चीज़ें हो गई। बट जब आपको ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने इतने हिडन क्लॉज बता दिए कि आपका क्लेम ही नहीं सेटल हो पाया। तो क्या फ़ायदा हुआ, आपका प्रीमियम भी गया और आप परेशान भी हुए, आपको हॉस्पिटल का बिल भी भरना पड़ा, है ना। तो ये भी ध्यान देना है कि कंपनी जो क्लेम है उसको टाइमली सेटल भी करती कि नहीं करती है। फिर वेटिंग पीरियड पर ध्यान दे रहा है। अब वेटिंग पीरियड क्या होता है, जब भी आप पॉलिसी लेंगे तो एक वेटिंग पीरियड होता है, उस वेटिंग पीरियड के बाद ही आपकी एक्चुअल पॉलिसी चालू होती है। उस वेटिंग पीरियड में आपकी सारी बीमारियां नहीं कवर होंगी। अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई एक पर्टिकुलर आपको ऑपरेशन कराना है, ठीक है, और उस ऑपरेशन की आपको ज़रूरत है, बट आपकी वो पॉलिसी का वेटिंग पीरियड आ गया, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 1 मंथ का आपका वेटिंग पीरियड है ना, तो वो 1 मंथ तक आपको रुकना पड़ेगा, तभी आप ऑपरेशन करा सकते हो। तो ये भी ध्यान देना है कि जब आप पैसा वैसा जमा करेंगे, जब आपको पॉलिसी मिलेगी, तो उसका वेटिंग पीरियड क्या है, ये चीज़ ध्यान देनी है। ठीक, अब ये पूरी चीज़ें जो मैंने आपको समझाई हैं, उसका जो मेन मकसद है समझाने का, वो ये है, सबसे सस्ता प्लान सबसे अच्छा नहीं होता, है ना। आपको अपने लिए जो सबसे सही प्लान है वो आपको लेना है, जो आपकी ज़रूरतें पूरी करे, है ना। जिन हॉस्पिटल्स में आप जाना चाहते हैं वो हॉस्पिटल उसमें ऐड हो, है ना। जो जिस तरीके की मेडिकल फैसिलिटी आप चाहते हैं वो आपको मिले, वही प्लान आपके लिए राइट प्लान होता है। बाकी कम से कम प्रीमियम वाला प्लान, है ना, कम से कम क्लेम सेटलमेंट वाला प्लान, वो लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। थैंक यू।